Hello everyone, in this video we will learn about cochlear implant. तो आइए जानते हैं क्या है ये cochlear implant. Cochlear implant is an electronic device that can provide useful hearing and improved communication abilities for a person having severe to profound sensorineural hearing loss and not benefited by hearing aids. क्या समझाना चाहते हैं ये तो कि अगर किसी इंसान को सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है हाँ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है अगर किसी इंसान को, ठीक है, एंड हमने उसको हियरिंग एड्स दिए बट इससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब वो सुनेगा कैसे? तो उसको वो सुन सके इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. अगर वो सुन सकेगा किसी की बात तो ही सामने बात कर सकेगा ना. तो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ अगर उसको सुनाई देगा तो ही वो सामने बात कर सकेगा. तो अगर इस इंसान को जिसको सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसको हियरिंग एड्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उसको सुनाई दे, उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट करते हैं उसके अंदर. उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? कोक्लियर इम्प्लांट. ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है? तो अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज़्म. देखिए ये इसकी मैकेनिज़्म किस तरह से है तो कि वेयर डिजनरेशन ऑफ हेयर सेल्स इन द कोक्लिया हैज़ प्रोग्रेस्ड. अगर किसी इंसान के ईयर में कोक्लिया का डिजनरेशन हो गया है, कोक्लिया के जो हेयर सेल है उसका डिजनरेशन हो गया है जिसकी वजह से स्टिम्युलेशन नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेगा ये जो कोक्लियर इम्प्लांट है वो क्या करेगा कि अगर किसी के कोक्लिया में हेयर सेल का डिजनरेशन हो गया है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन प्रोड्यूस करेगा ऑडिटरी नर्व का. ठीक है, ये जो कोक्लियर इम्प्लांट है हमारा वो इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन प्रोड्यूस करेगा ऑडिटरी नर्व का. एंड ये जो हियरिंग एड की वजह से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे हमने देखा ना कि नॉट बेनिफिटेड बाय हियरिंग एड, तो हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो इसकी वजह से ये जो कोक्लियर इम्प्लांट है इसकी वजह से साउंड का एम्प्लीफिकेशन होगा एंड उसको सुनाई देने लगेगा. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट एंड इंटरनल कंपोनेंट. एक्सटर्नल कंपोनेंट एंड इंटरनल कंपोनेंट. फिर देखिए एक्सटर्नल कंपोनेंट में क्या आएगा? एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर. फिर जो इंटरनल कंपोनेंट है उसमें क्या आएगा? रिसीवर और स्टिम्युलेटर पैकेज विथ इलेक्ट्रोड एरे. रिसीवर एंड इलेक्ट्रोड एरे. ठीक है, एक्सटर्नल में भी दो है एंड इंटरनल में भी दो. अब हम गूगल में एक फ़ोटो है इसकी मदद से समझेंगे कि ये क्या है. अगर आपको ये वो समझ में आ गया ना कि इसमें कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं तो आपको ना ये फंक्शनिंग उसका अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं वो. ये बाहर की साइड जो है वो स्पीच प्रोसेसर है, ये वाला रहा ये ट्रांसमीटर है. स्पीच प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर दोनों एक्सटर्नल कंपोनेंट में आते हैं. एंड यहाँ पे क्या है? ये रिसीवर है. एंड ये वाला रहा वो इलेक्ट्रोड एरे है. ये रिसीवर और स्टिम्युलेटर एंड ये इलेक्ट्रोड एरे ये दोनों इंटरनल कंपोनेंट में आते हैं. ठीक है, स्पीच प्रोसेसर, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड इलेक्ट्रोड एरे. अभी हमने देखा ना कि एक्सटर्नल कंपोनेंट में था ट्रांसमीटर एंड स्पीच प्रोसेसर. तो ये जो ट्रांसमीटर तो साउंड के जो सिग्नल्स है उसको ट्रांसमिट करने का काम करेगा. ये जो स्पीच प्रोसेसर है ना उसके अंदर माइक्रोफोन होगा, वो क्या करेगा? साउंड को पिक करेगा बाहर की तरफ से एंड उस साउंड को वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा. एंड ये जो डिजिटल सिग्नल्स हो गए उसको वो इंटरनल इम्प्लांट में सेंड करेगा. ठीक है, क्या करेगा? ये जो स्पीच प्रोसेसर है उसमें जो माइक्रोफोन होगा वो साउंड को पिक करके उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको इंटरनल इम्प्लांट में सेंड करेगा. फिर इंटरनल इम्प्लांट में क्या होगा? ये जो सिग्नल्स आए ना, ये जो डिजिटल सिग्नल्स आए ना उसका कन्वर्ट किस में होगा? तो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसका. फिर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना वो इलेक्ट्रोड एरे था, देखा था ना हमने इंटरनल कंपोनेंट में, उसमें सेंड होगी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो. फिर इलेक्ट्रोड एरे के अंदर क्या होगा? तो कि वो हियरिंग नर्व जो है हमारी उसको स्टिम्युलेट करेगा. एंड इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे डैमेज्ड हेयर सेल थे वो बाईपास हो जाएंगे एंड ब्रेन में जो सिग्नल था वो पहुंच जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? इंटरनल इम्प्लांट के अंदर क्या होगा? सिग्नल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा.
फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोड एरे में सेंड की जाएगी। इलेक्ट्रोड एरे क्या करेगा, तो कि वो जो हियरिंग नर्व है उसको स्टिम्युलेट करेगा। इस तरह से जो डैमेज्ड हेयर सेल है वो बाईपास हो जाएंगे एंड ब्रेन को सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैंडिडेटरी प्रोफाइल क्या है, मतलब कि हम किस इंसान के अंदर ये कोक्लियर इम्प्लांट को फिट कर सकते हैं। सब में नहीं कर सकते, किस में फिट कर सकते हैं ये देखते हैं हम। तो अगर उस इंसान को बायलेटरल सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो हमने आगे देखा था कि उस इंसान को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है एंड हियरिंग एड से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बट वो जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो बायलेटरल मतलब कि दोनों कान में होना चाहिए, तो उसको हम ये कोक्लियर इम्प्लांट फिट कर सकते हैं। फिर क्या है कि लिटल और नो बेनिफिट फ्रॉम हियरिंग एड, अगर हमने उसको हियरिंग एड दिया बट उसको उससे या तो थोड़ा सा ही फ़ायदा हो रहा है या तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम ये फिट कर सकते हैं। फिर इसमें हमें सर्जरी करके वो फिट करना पड़ेगा, तो मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई नहीं होने चाहिए सर्जरी के लिए। फिर गुड फैमिली एंड सोशल सपोर्ट है ना, ये तो होना ही चाहिए हर एक सर्जरी में। अगर उसके फैमिली वाले ही नहीं मान रहे हैं, वो ही उनके अंदर ही फॉल्स बिलीफ है उस सर्जरी को लेके, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर बस ये चारों मेन है। फिर एडिक्वेट कोग्निटिव फंक्शन, वो जो हमने बोला था ना कि बाईपास कर देते हैं डैमेज्ड हेयर सेल को, बट बाकी का पार्ट तो फंक्शनिंग होना चाहिए ना इस कोक्लियर इम्प्लांट को भी वर्क करने के लिए। ठीक है, एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये है मतलब कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मतलब कि क्या, आपको नाम के ऊपर से ही समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम 100% क्योर कर देंगे उसके सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस को, है ना, वैसा तो नहीं कर सकते हम। हाँ, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट होता है बट 100% तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आउटकम्स ऑफ कोक्लियर इम्प्लांटेशन। अगर हम कोक्लियर इम्प्लांट करेंगे तो उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या नहीं अच्छे हो सकते हैं, उसके आउटकम्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो कि यंगर एज एट इम्प्लांटेशन, अगर हमने वो इंसान था वो बहुत कम एज में था तभी इम्प्लांट कर दिया तो आउटकम अच्छा हो सकता है। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ डेफनेस, अगर उसको डेफनेस स्टार्ट हुई उसके थोड़े ही दिनों में हमने ये कर दिया कोक्लियर इम्प्लांटेशन, तो आउटकम अच्छा हो सकता है। इन प्रीवियस ऑडिटरी एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमें ये जो कोक्लियर इम्प्लांट करना है तो हम उसका एवेल्यूएशन कैसे करेंगे। तो हमें पहले उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होगी टू कंफर्म द फिटनेस फॉर सर्जरी। हम सर्जरी करने वाले हैं तो वो इंसान सर्जरी के लिए फिट है या नहीं, उसके लिए हमें उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होगी। फिर हमें वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी लेनी होगी, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मेनिंगोकोकस, इस सब की वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी लेनी होगी। फिर हमें उसके टेम्पोरल बोन का इमेजिंग भी करना पड़ेगा, कोक्लिया का, ऑडिटरी नर्व का, ब्रेन का। ठीक है ना, इसमें कोई एनाटॉमिकल वेरिएशंस नहीं है ना, ये देखना पड़ेगा ना सर्जरी करते टाइम ड्रिलिंग करने में एंड ऑल। तो CT एंड MRI करना पड़ेगा ये देखने के लिए। ठीक है, फिर क्या है ऑडिटरी इवेल्युएशन कैसे करेंगे हम उसका, तो कि उसके लिए हमें प्योरटोन ऑडियोग्राम करना पड़ेगा। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन SDT मतलब कि स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करनी पड़ेगी, टिम्पेनोमेट्री करनी पड़ेगी, ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस करना पड़ेगा। फिर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स एंड ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये सब हमें उसका ऑडिटरी इवेल्युएशन करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सर्जरी करने के लिए टेक्निक्स कौन कौन सी है। इसमें आपको सर्जरी के लिए जो टेक्निक्स है उसके सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन से टेक्निक्स है, तो कि द फेशियल रेसेस अप्रोच। ठीक है, फिर दूसरा है द पेरिकेनाल टेक्निक, इसमें सुप्रामेंटल रिसस है ना वो अप्रोच यूज़ होता है, बट आपको वो सब नहीं जानना है, सिर्फ इस दोनों टेक्निक्स के नाम याद रखिए, उतना इनफ है। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कि अगर हम ये कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है।
तो कॉम्प्लिकेशंस में अर्ली एंड लेट दोनों अलग अलग देखनी है हमें। और अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, फिर वुंड इन्फेक्शन, जहाँ से हमने ऑपरेशन किया होगा वहाँ पे जो वुंड होगा उसका इन्फेक्शन हो सकता है। डिवाइस फेलियर, मतलब कि हमने इम्प्लांट कर दिया बट वो वर्क नहीं कर रहा है अब ठीक से, तो डिवाइस फेलियर। अभी हम ब्रेन के इलाके में काम कर रहे हैं सर्जरी के टाइम पे, तो CSF लीक हो सकता है। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया हमारी सर्जरी की वजह से तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। फिर क्या है कि फ्लैप नेक्रोसिस हो सकता है एंड पोस्ट ऑपरेटिव डिजीनेस एंड वर्टाइगो हो सकता है। ठीक है, ये हो गई उसकी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है। तो कि इम्प्लांट जहाँ पे किया होगा उस साइट पे पेन हो सकता है, लेट डिवाइस फेलियर हो सकता है। ये यहाँ पे अर्ली डिवाइस फेलियर था, यहाँ पे है लेट डिवाइस फेलियर। लेट डिवाइस फेलियर हो सकता है एंड उसके अलावा क्या हो सकता है तो कि एक्सपोजर और एक्सट्रूशन ऑफ द डिवाइस, मतलब कि डिवाइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई उसकी कॉम्प्लिकेशंस। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख ही लिया है कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टा में या मेरे ईमेल में कहीं भी पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस है तो भी वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।